नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी सीटेट 2024 के लिए आपके लिए क्या VIMP या कहीं ना कहीं लड्डू साबित होगा। पूरा कंटेंट मैंने आपके लिए NCERT का उठाया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे संसाधनों के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं जानेंगे, इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और सतत पोषणीय विकास क्या है उसके बारे में जानेंगे, और एक दो जो हमारे संसाधनों पे जो क्या हुए थे, हमारे सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, जो आपके लिए VIMP होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए जुड़िए। पहले तो जान लेते हैं संसाधन क्या है, ठीक है। क्या एक लकड़ी संसाधन है, एक पत्थर संसाधन है, या कोई वस्तु संसाधन है? मुझे बताइए फटाफट। तो देखो, जैसे आपका नाम सोहन है, ठीक है। आप जंगल गए, जंगल से आप लकड़ी लाए। लकड़ी क्या है? संसाधन है, ठीक है। आप उसे घर लाए, आपने उसमें पैसा लगाया, आपने उसमें क्या तकनीक लगाई, उसे फर्नीचर, कुर्सी, बेड या उसकी कोई अन्य वस्तु बना ली, तो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो देखो, एक NCERT में परिभाषा दी गई है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु A to Z, छोटे वस्तु से लेके बड़ा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। घास फूस से लेके बड़ी लकड़ी तक वो कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। वह क्या है? एक संसाधन है। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। देखो, पहले ही बता दिया है कि देखो, मनुष्य प्रकृति का अंधाधुन क्या कर रहा है? दोहन कर रहा है। हम तो प्रकृति को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रकृति का अंधाधुन दोहन करें, या तो क्या करें? जंगलों की अंधाधुन कटान कर रहे हैं, या आग लगा दे रहे हैं, या ज़्यादा मात्रा में खनिज निकाल के उसका क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। वो तो सीमित मात्रा में है, ठीक है। और आने वाली भविष्य के लिए समस्याएं पैदा करने में लगे हैं, ठीक है। मानव इसका अंधाधुन उपयोग किया जा रहा है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं क्या हो रही हैं? दिन प्रतिदिन उपलब्ध हो रही हैं। देखो, पर्यावरण संसाधन की अगर बात करें तो संसाधन, देखो, भौतिक पर्यावरण प्रकृति में अगर हम बात करें से हम वस्तु को उठाते हैं। मनुष्य क्या करता है? प्रकृति से वस्तु को उठाता है और अपनी तकनीकी से संस्थाएं में ले जाके कहीं ना कहीं उस पर क्या पैसा खर्च करके उसको क्या कर देता है? कुछ न कुछ वस्तु में परिवर्तित कर देता है। लकड़ी से जैसे टेबल बनाया, लकड़ी से जैसे बेड बनाया, लकड़ी से जैसे क्या प्लाई बनाई, या लकड़ी का जैसे पुल बना दिया, या लकड़ी का जैसा दरवाजा बना दिया। तो क्या प्रकृति से प्रदत्त वस्तु को हमने क्या की? तकनीकी और पैसे के द्वारा उसको क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। यही क्या है? संसाधन है। संसाधन कितने तरह के? दो तरह के, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक में देखो, एक होता है नवीकरणीय योग्य, एक होता है अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। नवीकरणीय जिसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे प्रवाह हो गया, पवन हो गया, जल हो गया। देखो, जल को हम क्या कर सकते हैं? इसका हम इसे बढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाएंगे तो जल की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। इसमें दूसरा है जैव, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य जीव। देखो, जैव में क्या है? पेड़ पौधे लगाओगे, वन में वृद्धि करोगे, ठीक है। अंधाधुन कटान नहीं करोगे तो पर्यावरण में क्या होगी? वृद्धि होगी। वन्य जीव भी इससे क्या होगी? जानवरों में भी वृद्धि होगी। दूसरा इसमें अनवीकरणीय में एक पुनः चक्रीय आ जाता है, जैसे धातु हो गया, और एक अचक्रीय हो जाता है जिसमें जीवाश्म ईंधन आता है, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन में आपको पता है संरचनाएं एवं संस्थाएं होगी, मात्रा एवं गुणवत्ता होगी, ठीक है। आइए उत्पत्ति के आधार पर जान लेते हैं जैव संसाधन क्या है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, ठीक है। जीवमंडल से किन की प्राप्ति होती है? जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि किसके अंदर आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जीवन है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जिनमें जीवन है, और अजैव जिनमें जीवन नहीं है। जैव जिनमें जीवन है, जैविक संसाधन, और अजैव जिनमें जीवन नहीं है, वो अजैविक संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं, ठीक है। जैविक संसाधन जिनमें जीवन है, मनुष्य, पेड़ पौधे, मत्स्य जीवन, जानवर, ये सब किस में आते हैं? जैविक में आते हैं। अजैविक में जिनमें जीवन नहीं है, चट्टान हो गया,
पत्थर, धातुएं आदि अजैविक मानते हैं। ठीक है, समापत्यता के आधार पर संसाधन, देखो एक होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय साधन कहा जाता है। जैसे उसमें हम क्या लेते हैं? सौर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन में जिन्हें हम दोबारा क्या नहीं कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या जिन्हें प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या होता है? जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, एक बार के प्रयोग के साथ यह खत्म हो जाता है। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है जान लेते हैं। देखो, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। ठीक है, गांव को ले लो, बहुत सारे भूमि जो किसान हैं उनके पास क्या है? खुद की जमीन है, और बहुत सारे क्या है? भूमिहीन हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब का जल आदि। ठीक है, सामुदायिक जो सामुदायिक है, ठीक है, जो सबका है, उसमें स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब हो गया इत्यादि। ठीक है, चारण भूमि में सभी के जानवर जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। शमशान भूमि में सब अपने क्या कर सकते हैं? मृत शरीर को जला सकते हैं, उसका दह संस्कार कर सकते हैं। तालाब का पानी सभी ले सकते हैं। ये क्या आते हैं? सामुदायिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन, किसे कहते हैं? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। ठीक है, तकनीकी तौर पर जो देश में पाए जाते हैं वो सारे संसाधन क्या हैं? आपके राष्ट्रीय संसाधन है, जिसमें क्या? नहर, रेल लाइन, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों से बनी हुई शहर विकास प्राधिकरण को सरकार भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि आदि क्या आती है? राष्ट्र की संपदा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत रखा जाता है। अब विकास के आधार पर संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। एक तो है संभावी संसाधन। ठीक है, तो यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं किया जा रहा है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग के लिए गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब भंडार जान लेते हैं, इनका भंडार कितना है संसाधनों का। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। क्या पता भविष्य में इससे भी ज़्यादा तकनीकी ज्ञान आ जाए जिससे हम किसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कर सके, पूरी तरह से उपयोग कर सके। नेक्स्ट है संचित कोष। देखो यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष के क्या है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से विश्व पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अपक्षय पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है, तो साथियों थोड़ा तेज जा रहा हूँ क्योंकि पीपीटी लंबा है, पूरा भी करना है और इजी है, आपको समझ में आ जाए ऐसे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो सतत पोषणीय विकास किससे कहते हैं। ठीक है, देखो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य के लिए भी क्या हो, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी
पहुँचे कि हम संसाधनों का इस तरह प्रयोग करें कि आज भी हम उनका उपयोग करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का उपयोग किया जा सके। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है रियो डी जनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो क्या है कि जून 1992 में 100 से अधिक देश राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जनेरा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो जानते हैं एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाने के लिए है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो NCERT से महत्वपूर्ण हमने संसाधनों के बारे में चर्चा की। ये तो आपका बेस बना है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कोयला क्या है, किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, लोहा किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, और अभ्रक किस प्रकार का साधन है, खनिज के बारे में हम और व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे।